नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्र में मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के साथ हाजिर है। वहीं विपक्ष सरकार से सवाल पर सवाल कर रहा है और इधर सरकार की अपनी उपलब्धियों के इर्द गिर्द किसी और को शायद ही देख पा रही है। लेकिन हाँ, 2024 चुनौती बनकर उभरेगा, ये देश भर में एक दूसरे के गले लग रहे विपक्ष ने तय कर दिया है। अब ऐसे में जनता सरकार की उपलब्धियों के साथ रहेगी या विपक्ष के सवालों के साथ, तो 24 से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए समर शेष है। तो गन्ना 4,942.28 लाख टन, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये तब हुआ जब सुविधाएं भी दी और खरीद भी की और हमारे किसानों ने भी रिकॉर्ड पैदावार की है। मित्रों, आगे अगर मैं बताऊं तो किसानों के लिए तो हमने जो किया वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के सोच में ही किसानों की भलाई थी और उनको हम आगे बढ़ाना चाहते थे। कीमतों पर भी नियंत्रण डाला और नई टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, बाकी वो भी उपलब्ध करवाया। एफपीओस भी हम 10,000 से ज्यादा बनाने का काम कर रहे हैं और संस्थागत ऋण जो इंस्टीट्यूशनल लोन होता है वो 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था, इस साल 20 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कि किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा कम ब्याज दर पे दे रहे हैं। पीएम कुसुम जैसी योजना, सोलर पंप चलाने का काम भी हमने किया है। अब अगर सामाजिक न्याय की बात करूं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच अंत्योदय है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो पंक्ति के अंत में खड़ा है उसका उदय करने की बात, उसकी भलाई का काम। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, हम तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं और सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को भी उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया। किसी का हक नहीं मारा, बल्कि 10% आरक्षण वहां दिया, सुविधा दी। आगे राज्य पिछड़ा आयोग, बहुत सारे लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन हमने तो राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया और पिछड़ों के सशक्तिकरण में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। हम सेवा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग राजनीति में। आगे देखिए, 2014 से पहले उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। और मैं मैं तो इस योजना के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा था जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई जून 2015 में, उस समय अगले 17 महीने दूसरी सरकार थी, अखिलेश जी थे। उन 17 महीने में केवल 17,000 आवास का ये डिमांड आई हमारे पास। हमारे अधिकारी लोग वही थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। दुर्गा शंकर जी थे उस समय सचिव, और जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमित अभिराज जी, वो भी वो थे। पर वो 17,000 लेके उस समय से आपके अगले 17 महीने में ये 17,000 17 लाख बन गए। ग्रामीण इलाके में भी आपके यहां कोई 28 लाख 91,736, ये सब आंकड़े जो हैं बहुत ही, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में करीबन 12 करोड़ टोटल कनेक्शन दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 1,18,30,290। मैं इन आंकड़ों को एक तरफ रखता हूं। मैं अर्बन सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में जो हमारी उज्ज्वला योजना है उस पर 5 मिनट, दो मिनट लूंगा। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में कोई 14 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन थे।
वो 14 करोड़ 2014 से लेके आज के दिन कोई 31 करोड़ 50 लाख के करीब। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार 9 वर्षों के बाद आज आपके समक्ष मीडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए आपके साथ आई है। हम सब जानते हैं कि इन 9 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गरीब को उसका हक मिला है, पीड़ित को न्याय मिला है, आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी महसूस कर सका है कि उसकी अपनी सरकार है और अभिभावक के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हर गरीब की चिंता करते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके स्वागत के लिए आयोजित हुआ है, आपकी वजह से आयोजित हुआ है और आपकी वजह से ही हमारी सरकार की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने में अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। और इन 9 वर्षों के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों के कार्यकाल में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि समय समय पर विभिन्न समाचार माध्यमों से आप हमें जो जनता के प्रति कार्य करने के लिए रास्ता दिखाते हैं उसको हम और गंभीरता के साथ लेंगे और आपसे अनुरोध हम करते हैं कि इन 9 वर्षों में जो प्रगति हमने पूरे भारत के पैमाने पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आई है। आप सब उसे अपने समाचार चैनलों में, पत्रों में ठीक से स्थान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार प्रकट करते हैं। हर एक राजनीतिक दल को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन हमारा नारा है देश बेहाल और अदानी मोदी दोस्ती बेमिसाल। और हम तो यह कहेंगे कि एक सामान्य उदाहरण है कि अगर नैतिक बल है तो 2013 में जो भाजपा और के समर्थक पटना गांधी मैदान में मारे गए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वायदा किया था कि हम नौकरी देंगे, आपका परवरिश करेंगे। 6 वर्ष हो गया, उनके घर पर कब पूर्णिमा को जाइएगा, क्या अमावस्या को जाइएगा, कब जाएंगे भाजपा के नेता, यह स्पष्ट करें। कौन सा काम इन लोगों ने किया है? 8 लाख लगभग रोजगार दे पाए आप केंद्रीय सेवाओं में? आपकी स्थिति यही है ना? आपने इस देश को सामाजिक तनाव में डाल दिया। मणिपुर जैसा हमारा मुकुट, आज क्या परेशानी है? जम्मू कश्मीर के अंदर में क्या हालात है? दंतेवाड़ा में हमारे अर्धसैनिक बल, और उससे भी बड़ा गुनाह आपने किया है। अग्निवीर के नाम पर नेता की नौकरी होगी 5 वर्ष का और अग्निवीर की नौकरी 4 वर्ष का, पेंशन नहीं, अनुकंपा नहीं, इस सारे गुनाह का तो 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के आंकड़े पेश कर रही है और देश में कैसे कोने कोने में विकास पहुंचा है, इसका एजेंडा और इसका ब्लूप्रिंट और रूट चार्ट और एक्शन प्लान ये सब बता रही है कि कैसे उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक विकास को चहुमुखी करने के लिए बीजेपी ने लगातार प्रयास किए, लेकिन विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए कि बीजेपी से जो उम्मीद थी वो काम नहीं हो पाया है। अब ऐसे में 2024 आने वाला है और 24 में इन 9 सालों के काम की समीक्षा के रूप में बीजेपी चुनावों में उतरेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में ये
फायदा बीजेपी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, और क्या वाकई में ये फायदा बीजेपी को होगा कि जिन योजनाओं का दावा बीजेपी कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर कितनी फलीभूत हुई हैं, और उन्होंने क्या वाकई में जनता की ज़रूरतों को हल करने में बड़ी भूमिका निभाई है, ये सब तय होगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, योगेश कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले आएंगे भरत सिंह जी आपके पास। देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार अनेक मोर्चों पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, 9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ भौकाल स्थापित किया। जनता के सामने जितना झूठ हो सकता है उन्होंने परोसा। अगर अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो महंगाई, बेरोजगारी आज आसमान छू रही है। कृषि की बात कर लिया जाए तो पिछले 9 साल पहले जब सरकार में ये आई थी तो उस समय दुगने जो किसानों की आय की बात की थी। आज किसान की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति देखें तो अदानी जैसे मित्रों के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो चीन अपनी लाल आंखें दिखा रहा है मगर देश के प्रधानमंत्री उसको बोलते नहीं है। सामाजिक सद्भाव की बात कर लें तो चुनावी फायदे के लिए ये किसी भी स्तर पे जाके द्वेष फैला सकते हैं। लोकतंत्र संस्थाएं अगर देखने जाए तो आज की स्थिति में बदले की भावना से ये काम करवा रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करें चंद्रशेखर जी, तो आज महिलाएं, दलित, एससी सबकी स्थिति क्या है देखिए। आज जो है संसद भवन का उद्घाटन होता है और दलित महिला को बुलाया नहीं जाता है देश के, जबकि सर्वोच्च पद पे जो है बैठी हुई है। तो ये स्थिति है। जल कल्याण की बात करें तो मनरेगा को भी अगर देखा जाए तो एकदम कमजोर कर दिया गया है। कोरोना काल में कितने लोग मारे गए और अपने आप पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि जो है हमने जो है बहुत अच्छा काम किया। 40 लाख मौतें होती है कोरोना में। ये मिसमैनेजमेंट एक तरह से रहा। और 9 साल का पूरा अगर देखने जाए तो 9 सालों में इन्होंने जो दिखाया वो एक भौकाल दिखाया और ये बताया कि देखिए हमारी सरकार ने तो सब कुछ किया। जबकि 9 सवाल जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने हमेशा जो है ये सवालों को जवाब जब मांगना चाहिए 9 सवालों का जवाब, तो भाजपा इससे बचती रही और खाली बस दिखाती रहती है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से इनका चालू है। 9 साल का भौकाल ये बताने के लिए सभी राज्यों में जो है अपने अपने नेताओं को जो है लगा दिए हैं। अभी 9 सालों का जो है बताएंगे कि तो हमने सब कुछ किया लेकिन किया कुछ नहीं। देश की जनता हर चीज मोर्चे। नहीं भरत सिंह जी, देखिए वो कह रहे हैं कि काम किया है और समाप्त करके अमृतकाल भी घोषित कर दिया है बीजेपी ने। मुझसे सवाल है? हाँ जी क्या क्या जो है भरत सिंह जी, मेरा सवाल आप ही से है। बीजेपी कह रही काम पूरा हो गया है और अमृतकाल चल रहा है। आवाज आ रही है क्या? अमृतकाल चल रहा है ये तो बता तो दिया आपको। 9 सवाल के जवाब इनके पास नहीं है। अगर 9 सवालों के जवाब दे तो ये अमृतकाल में सिर्फ अमृतकाल किसका आया पता है आपको? इनके मित्रों का आया अमृतकाल। देश जनता तो अमृतकाल में 20 साल में जी रही है। 20 टीके देश की जनता जी रही है। अमृतकाल तो इसके मित्रों के लिए आया है। भाजपा के नेताओं का अमृतकाल आया है। भाजपा के प्रवक्ताओं का अमृतकाल आया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का अमृतकाल है। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता के लिए तो 20 साल है। इससे भी जो है ज्यादा कुछ अगर हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है योगेश कौशिक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी योगेश कौशिक जी, कैसे देखते हैं 9 साल
की उपलब्धियों का आंकड़ा लेकर बीजेपी हाजिर है जनता के सामने और कहीं ना कहीं 24 की तैयारियों में लग गई है। हाजिर कहाँ है? अगर हाजिर होती तो इनका मेगा शो होता, नजर आता कहीं ना कहीं। ये तो मास्टर है इस चीज के, इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं योगेश जी आपको रोकना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ बोल रहे हैं 9 साल पूरे होने पर? आइए सीधे ले चलते हैं आपको। एयरपोर्ट मिलाकर 74 अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित हो चुके हैं, तो वो नंबर हमने डबल कर दिया है, 74 से 148। और हमारा संकल्प है कि अगले 4 साल के अंदर ये नंबर हम लोग 200 पार हम लोग करेंगे। और इसी के साथ साथ एक प्लान निवेश के लिए हमने बनाया है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर करीब करीब 1 लाख करोड़ का निवेश का प्लान केवल एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा है। और इसी के साथ जो हमारे 6 मेट्रोज हैं, जो कैपेसिटी वहां है, थ्रूपुट कैपेसिटी 22 करोड़ करीब प्रति वर्ष हमारी थ्रूपुट कैपेसिटी है, उसको अगले 3-4 साल के अंदर हम लोग 42 करोड़ तक हम लोग ले जाएंगे, जेवर और नवी मुंबई के एयरपोर्ट मिलाकर। तो एक बहुत ही एक विशाल और एक संकल्प के साथ हम लोगों का नागर विमानन क्षेत्र में प्लान है। वहीं एयरलाइंस भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर डाला है, जिसमें से करीब 420 नैरो बॉडीड प्लेन्स हैं और करीब 50 वाइड बॉडीड प्लेन्स हैं। मैं मानता हूं कि विश्व स्तर पे भी अब भारत का झंडा हमारे एयरलाइंस के द्वारा भी स्थापित किया जाएगा। थैंक यू। अब हो गया। थैंक यू। तो लगातार सभी केंद्रीय मंत्री लगातार उपलब्धियों का आंकड़ा जनता के सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं और बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने क्या क्या काम किया। तमाम आंकड़े, तमाम उपलब्धियां तो योगेश जी आप कह रहे थे कि हाजिर नहीं है, क्या दिक्कत है हाजिर उनमें? लगातार बीजेपी ने सबको कहा है कि जाइए लोगों से बताइए कि क्या क्या आपने काम किया है। सिंधिया जी को सुन रहा था मैं। एयर इंडिया इन्होंने बेच दी है। ये फिर किस चीज के मंत्री हैं? सिर्फ एयरपोर्ट के, और वो भी जो सारे अदानी को दे देंगे ये एक एक बना के। ये पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इन्हें कोई काम करना नहीं आता है। इन्होंने पूरा देश बेच मारा है, बचा कुचा बेच देंगे। अभी सिंधिया जी के बारे में ही बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये जो कह रहे हैं कि हमने डबल कर दिए हैं एयरपोर्ट, उन डबल में से कितने अदानी को दे दिए ये भी जरा पूछ लेते साथ के साथ। नंबर 1। नंबर 2 पार्ट बताता हूँ। मोदी जी ने बोला था वंदे भारत का एक शोर मचा रहे थे ये लोग। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। पहले वंदे भारत का जिक्र किया, उन 25% नहीं पहुंचा पाए अभी तक ही, और उसमें भी जो बोगियां हैं वो आधी कर दी है इन्होंने। ठीक है, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया है। देश को गर्क में ले गए हैं। देश पे कर्ज कितना हो गया वो पता कर देंगे। वो बताएं किसी को कि कर्ज हमने इतना कर दिया है। 25% हमारी इनकम का आज के दिन ब्याज में जा रहा है। ये देश का हाल कर दिया है। इन सबको छोड़ देता हूँ मैं, ये तो चलो मैं इनको नहीं करता। मैं वो बात करता हूँ जो मोदी जी ने इलेक्शन से पहले की शुरुआत की थी। इन्होंने जो जो वादे किए थे उनमें से एक एक पे आ जाता हूं मैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इसका मतलब 9 साल में 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। और आज के दिन ये 70-75 हजार सर्टिफिकेट बांटते हैं। प्रधानमंत्री का यही काम रह गया है कि प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट बांट के उसको सेलिब्रेट करता है। 18 करोड़ रोजगार देने की बजाय 50,000 या 75,000 रोजगार के सर्टिफिकेट बांटता प्रधानमंत्री। ये इनका स्टैंडर्ड रह गया है। अब मैं अगली बात कर लेता हूँ। इन्होंने ये कहा था काला धन मैं 100 दिन में वापस नहीं लाया, तो जहां मर्जी चाहो मुझे चौराहे पे बुला लेना। वो काला धन मुझे आज तक नजर नहीं आया। 15 लाख तो इन्होंने मान ही लिया कि ये मानते हैं कि वो जुमला था। ठीक है, चुनाव के वक्त जो इन्होंने वादे किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे बहुत महंगाई का जिक्र करते थे, महंगाई की मार, अब की बार 100 सरकार। ये वो नारा दोबारा लगा सकते हैं देश के सामने? इनका खुद का वादा किया हुआ था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उसके बारे में कह सकते हैं किसी को? इन्होंने कहा था 2022 में जब
75 साल हमारे पूरे हो रहे होंगे, उस टाइम पे हर किसी के घर, हर किसी का अपना पक्का घर होगा, हर किसी के सर पे छत होगी। क्या है ये सच्चाई है? इसका जवाब ये दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने इवेंट मैनेज करना जानते हैं, उसके अलावा इनको कोई काम नहीं आता है। और ठीक है, देखिए बहुत उन्होंने सुन लिया है। योगेश जी, आपने तो बिल्कुल एकदम अमृतकाल को बिल्कुल एकदम विस्मृत कर दिया है। खेमचंद शर्मा जी, योगेश बन गया है। खेमचंद शर्मा जी, काल है। खेमचंद शर्मा जी, योगेश कौशिक जी को बिल्कुल भी अमृतकाल छू ही नहीं पाया है, कहाँ ये रह गए हैं? नमस्कार, जय हिंद। आपको आवाज आ रही है? योगेश जी सुन लीजिए, मैं तो आप ही का सवाल, बहुत सारे सवाल आपने किए हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये जो योगेश कौशिक जी हैं लगातार सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा सवाल इनने पूछ लिए। नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। बस सिर्फ सीधा सवाल करो, जो वादे थे। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है, आ रही है। देखिए, सभी को नमस्कार, आदरणीय योगेश जी को भी नमस्कार। वो सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से कुछ कंसर्न रखते हैं, वो 100% बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहा हूँ जो मोदी। अब आप म्यूट पे हो योगेश जी, सुन लो, आपको सुना है, यही चर्चा का एक स्वरूप होता है। आपको सुना, वो मेरी बात सुनिए। उनको नहीं टच किया तो मैं नहीं समझता, लेकिन हो सकता है कि योगेश जी भारत के अलावा कहीं अमेरिका में जाके वैक्सीन लगवा के आए हों, क्योंकि भारत में तो 140 करोड़ लोगों ने भारत में वैक्सीन लगवाई है। वो फ्री में वैक्सीन लगी है, सबसे तेज वैक्सीन लगी है, सबसे इफेक्टिव वैक्सीन लगी है। वो इस सरकार की उपलब्धि है। पता नहीं कि योगेश जी कहाँ रहते हैं। अगर गांव में रहते हैं, छोटे टाउन में जाते हैं, गरीबों की झोपड़ियों में जाते हैं, तो 2.5 साल से फ्री में राशन मिल रहा है, डबल राशन कार्ड के माध्यम से। जो फूड सिक्योरिटी का वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा पर हेड 5 किलो राशन मिल रहा है। कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई लोअर मिडिल क्लास भूखा ना सोए, कोई भी भारत का व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है वो भूखा ना सोए। आज गांव में और छोटे टाउन में अपने घर के अलावा अपनी जो गाय भैंस है उनको भी वो अनाज खिला पा रहे हैं और अच्छा दूध दे पा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। योगेश जी को पता नहीं, अगर वो किसी गांव में जाते हैं तो किसान से बात करते हैं नहीं। लगातार पीएम किसान के माध्यम से किसान को मदद मिल रही है। 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा हम लोग डिस्पर्स कर चुके हैं। पता नहीं योगेश जी कहीं किसी गरीबों के पास जाते या नहीं जाते। 3.5 करोड़ हाउस पीएम आवास योजना के तहत हम लोग दे चुके हैं, 3.5 करोड़। 11 करोड़ से ज्यादा हम लोग नल के माध्यम से घरों में पानी पहुंचा चुके हैं। 12 करोड़ के आसपास आप देखेंगे इज्जत घर हम लोगों ने गांव में बनाए, छोटे टाउन में बनाए, शहरों में बनाए, गरीबों की झोपड़ियों में बनाए, गरीबों के घरों में बनाए। अब किसी को खुले में जाने की जरूरत नहीं, माता बहनों को खुले में जाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों की संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड इशू हुए हैं, जिसका लाभ करोड़ों भाइयों ने उठाया है, बहनों ने उठाया है। अब उनको घर बेचने की जरूरत नहीं है, अब उनको अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं। अच्छा इलाज, 5 लाख तक का इलाज उनको आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। अब ये रोजगार की बात करते हैं, लगभग 40 करोड़ मतलब 39 करोड़ 50 लाख के आसपास मुद्रा लोन दिए गए। और मुद्रा लोन किसने लिए? छोटा काम करने वाले, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले, छोटा उद्योग चलाने वाले। वो लोन वापस आया है सर, बता बड़ा एनपीए बता रहे हैं। एनपीए तो वैसे भी एनपीए से आप उसको तुलना नहीं कर सकते। आया है, लेकिन कितना पैसा गया, कितने लोगों ने लिया? अगर वो 40 करोड़ के आसपास लोगों ने उसका लाभ लिया है, इसका मतलब अगर आप 50% यहाँ पे सक्सेस मान लो, तो 20 करोड़ लोग स्टैंड अप हुए हैं। बाकी 50% 20 करोड़ लोगों ने अपने को रोजगार दिया है, बाकी 1 या 2 रोजगार और लोगों को भी दिया। बाकी 50% एनपीए हुआ ना। बता एनपीए एक अलग विषय है, उस पर भी हम बात करेंगे। नहीं, आपने कहा ना 50%, तो मैंने कहा 50% एनपीए हो गया। फिर मैंने ऐसे तो नहीं बोला, मैंने कहा 50% लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं। तो बाकी जो हमारे गांव, हमारे देश का गरीब, अब सुन लीजिए प्लीज, अब बार बार कुछ सवाल करेंगे। हमारे देश का गरीब और किसान वो पैसा खाता नहीं, और अगर उद्योग में लगाया है वो वापस नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे दे रहे हैं, अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। सरकार फिर से मदद करने की कोशिश कर रही है कि वो अपने काम को खड़ा कर सके। हम एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उद्योगपति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो कितना बड़ा काम किया है। लगभग हमने 3.25 हजार करोड़ रुपए
स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने SC/ST वर्ग के युवाओं को दिया है, अपना काम खड़ा कर सके, उद्योग खड़ा कर सके, आगे बढ़ सके। और हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतिहास बनाया है, इतिहास 4 गुना ज्यादा स्पीड से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रही है, क्या झुटला सकते हैं? हमने सेनाओं को मजबूत किया है, राफेल जैसे हम लोगों ने वेपन दिए हैं, आधुनिक किया है, मजबूत किया है। हम लोगों ने कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हमने काम नहीं किया हो। अब देखिए एम्स का हमने नंबर डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, IIMs हम इंक्रीज कर रहे हैं, IITs हम इंक्रीज कर रहे हैं, मेडिकल की सीट हम लोगों ने बढ़ाई है। जो काम 60-65 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ है। अगर इनको नहीं दिखाई देता तो काला चश्मा लगा के आप चलोगे तो आपको सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा। आप चश्मा हटाइए, आप जो कांग्रेस या अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है, आप काम को सराहिए। अगर हमारी कोई कमी है तो उसको क्रिटिसाइज करिए, हमें कमी है तो उसको क्रिटिसाइज करिए, नहीं एक्सेप्ट करेंगे और अभी भी हमारे पास समय, हम उसको सुधारेंगे। एक सवाल मेरा ये है आपसे खेमचंद शर्मा जी, आज भी मिडिल क्लास लोग अपने बच्चे को जब PMT में डालते हैं, PMT करवाते हैं तो उनकी बड़ी आशाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने पहुंचते हैं तो वहाँ जो 5.5 साल का जो स्ट्रक्चर फीस का आता है बन के, वो ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ये लगता है कि ये कैसे संभव होगा। 70-80 लाख रुपए तक वहाँ पर बजट बन जाता है। योगेश कौशिक जी, क्या लगता है कि आम आदमी क्या मेडिकल आज अपने बच्चे को करवा सकता है आज की तारीख में, कि हाँ उसके लिए सुलभ है कि मेडिकल करवाना? सर ये ना, पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पढ़ के या लिख के जो इनको पढ़ा दिया गया ना, मोदी जी जैसे मन की बात करते, ये भी अपने मन की बात कर रहे थे, तो इनकी मन की बात के लिए धन्यवाद। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सवाल सीधा किया था, जो मोदी जी ने वादे किए उन वादों का क्या? नंबर 3, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है। मेडिकल कॉलेज में एक आम परिवार का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, इतनी ज्यादा फीसें इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कॉलेज को प्राइवेट करने का फैसला कर रखा है। और यही इनका मोदी मॉडल है या गुजरात मॉडल है। और इस तरीके से अगर कॉलेजेस में होगा, अगर मान लो इतनी फीसें होंगी जो भी मेडिकल की हो या और चीजों की भी होंगी, अभी तो मेडिकल तो आप दिमाग से ही निकाल दीजिए कि कोई आम आदमी करा सकता है। मतलब लिखित में मेरी गारंटी है कि गरीब का बच्चा मेडिकल में कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा अगर इस सरकार की यही पॉलिसीज रही तो। ठीक है, इंजीनियरिंग का इन्होंने ये हाल कर दिया है कि इंजीनियर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि बेरोजगारी का आलम आसमान चरम पे पहुंच गया है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये चीजें तो सारी की सारी इनके निकाल दीजिए, इनके हिसाब से पकोड़े तल लो और अपना काम ये शुरू कर देंगे ये। ठीक है, ये इनसे मैंने सीधे सीधे सवाल जो किया उसका जवाब नहीं दे पाए। 2 करोड़ रोजगार, ठीक है, सैनिकों का जो इन्होंने 40 करोड़ रोजगार दे दिया। बकवास के अलावा कुछ नहीं है। ये शब्दवीर मैं भी ऐसे शब्द मैं भी कर सकता हूँ। 2 करोड़ रोजगार अगर हैं तो 75,000 रोजगार के सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं ये? पूछो इनसे। 2 करोड़ के बांटते हैं हर साल। अब आज हमारी भी समझ में आता है, हाँ दिखाई दे रहे हैं, नहीं देखे रोजगार को सरकारी सेक्टर में है। बीच में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप सरकारी सेक्टर में आप सभी को रोजगार नहीं दे सकते। हम सरकारी सेक्टर में जो रोजगार दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जो हम लोग खड़े कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, उद्योगपति बना रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे अलग इनिशिएटिव्स हैं। महिला का सम्मान कैसा हुआ है अभी अभी मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनसे ज्यादा अहंकारी दुनिया के अंदर कोई नहीं हुआ। और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हिटलर, मोसेलिनी, सद्दाम जितने लोग गए हैं ना, उनका जो हश्र हुआ है वही हश्र इनका भी होगा अगर ये ऐसे करेंगे जनता के साथ। तो आप पुरानी किताब, आप 1947 की 15 और 16 अगस्त की आप फाइल फोटो देखिए। नेहरू जी सरेआम लोगों के बीच में खड़े थे और जनता पूरी की पूरी पार्लियामेंट में पैदल कूच कर रही थी। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 9 साल में शायद वो काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, लेकिन सत्ता लगातार ये दावा कर रही है कि भारत में कोने कोने तक, चप्पे चप्पे तक न्याय, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा
जल और रोजगार, इन तमाम चीज़ों की सरकार की जो इच्छा शक्ति थी वो पहुंची है। लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का दावा कहीं ना कहीं विपक्ष करता है कि 2 करोड़ नौकरियों की बात थी। ये इसके जवाब में जो 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन या ये देने की जो बात कही जा रही है, ये शायद और ज़्यादा दुरुस्त करनी होगी कि आखिर उन उपलब्धियों के आंकड़े या उनकी जो सफलता की कहानियां हैं कि किसी ने मुद्रा लोन लिया और उसने किस तरह अपने जीवन को बदला और इस देश की मुख्य धारा में शामिल होकर इस जो अपना कस्बा है, जो शहर है, जनपद है, अपना राज्य है, किस तरह वो वहाँ पर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित हुआ, ये भी बताने की ज़रूरत है, ताकि तमाम जो उपलब्धियां और जो आंकड़े हैं उनको क्रॉस चेक किया जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके ज़मीनी स्तर पर कि हाँ, इनके होने से भारत के परिवर्तन में बहुत बड़ी सहायता हुई है और परिवर्तित भारत को विकास की ओर ले जाने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान रहा है। ये सब चीज़ें सरकार को अभी बताना बाकी है। हालांकि सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनके अपने अपने मंत्रालय में सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ है और जिसकी किसी भी भूत भविष्य वर्तमान में जो भी जब तक जो अलग कोई था तो उससे तुलना करना बेकार है। जो वर्तमान है वो श्रेष्ठ है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि वर्तमान श्रेष्ठ नहीं है, वर्तमान पर गहरे आक्षेप हैं। अब क्या सत्तापक्ष उन आक्षेपों को भी दूर करने के लिए चिंतित है या नहीं, ये सवाल बड़ा है। तो योगेश जी क्या लगता है, मैं योगेश जी आऊँगा आपके पास, एक बार भरत सिंह जी से भी सवाल लिया जाए। भरत सिंह जी, हालांकि योगेश कौशिक जी ने जो बात कही कितना इत्तेफाक रखते हैं और जो खेमचंद शर्मा जी ने बात कही उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? भरत सिंह जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी जी। भरत सिंह जी, योगेश कौशिक जी को सुना होगा आपने, उनने तमाम चीज़ों पर अपनी राय रखी, क्या लगता है? कैमरा ऑन है मेरा? जी। खेमचंद शर्मा जी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। कौशिक जी ने जो सवाल पूछा उससे भी अगले बगले झांकते हुए निकले। मैंने जो 9 सवाल किए उससे भी अगले बगले झांकते हुए निकले। अब फिर मैं एक सवाल करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इनकी सरकार, मतलब वो भाजपा की सरकार, इनकी सरकार है और बाकी तो देश की 140 करोड़ की सरकार, जनता की सरकार नहीं है। इतिहास बना दिया है। इतिहास क्या बनाया कि कल जो है संसद भवन का एक तरफ उद्घाटन हो रहा था और देश की महिलाओं का, वो महिलाएं जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे, विनेश तुम तो मेरी घर की हो, और उस बेचारी महिला को, और जिसने देश का नाम रोशन किया, चंद्रशेखर भाई, इनके घर की वो महिला है और उसी घर की महिला को दिल्ली की पुलिस सड़कों पे घसीटते हुए लेके जा रही है। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में फोटोशूट में व्यस्त थे और देश की महिलाओं, जो देश का शान बढ़ाने वाली महिलाएं, इनकी घर की महिलाएं, और उनको दिल्ली की पुलिस घसीटते हुए लेके जाती है। तो ये दिखता है कि देश के प्रधानमंत्री या अपने जो है वो फोटो शूट करने वाले प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की तो छोड़िए, मेरे घर की महिलाएं हैं, मैं जानता हूं मेरे घर की बेटी है। आपकी बेटी को दिल्ली की पुलिस घसीटते हुए लेके गई, आपने क्या किया? फिर उसके बाद आप कहते हैं दूसरा कि देश की जनता को पता है कि हमने क्या काम किया। देखिए चंद्रशेखर भाई, सरकार अगर काम करती है ना तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर राज्यों में, हर गली में, हर चौराहे पे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, गिनाना नहीं पड़ता है कि हमने ये काम किया है। काम बोलता है
काम बताता है कि हमने क्या काम किया, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, चाहे कोई भी हो, सारे सेक्टर में सीख सीख के चिल्ला के ये कहना पड़ रहा है कि हमने ये काम किया। तीसरा सवाल मैं कैसा बताता हूँ आपको। मेरा ये सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री हर भाषण में जो है वो मेक इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी बात करते हैं, स्वदेश में हम है, स्वदेशी अपनाना चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि इनकी जो कार है BMW, वो जर्मनी की है। फोन जो है आईफोन यूज करते हैं वो अमेरिका का है। जो जूता ये पहनते हैं, बूट पहनते हैं, वो अमेरिका का है। एरोप्लेन भी जिस चलते हैं वो भी अमेरिका का है। सूट जो पहनते हैं वो इटली का है। घड़ी जो पहनते हैं वो भी इटली का है। चश्मा लगाते हैं वो भी इटली का है। पेन जो यूज करते हैं, पेन से जो हस्ताक्षर करते हैं, लिखते हैं, वो भी स्वदेशी नहीं लिए, वो भी जो है वो जर्मनी का है। और एक तरफ भाषण में ये कहते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। अरे वो तो जहाज में नहीं चले, लेकिन अमेरिकन जहाज में आप जरूर चले। गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, गंगा माँ ने आपको बुलाया है, लेकिन सारे देश को जो है चश्मा तो आपने पहन लिया इटली वाला, इसको पता ही नहीं है। मैं तो फकीर हूँ, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं चाय वाला हूँ। फिर गुड की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंडअप इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मातृभूमि की बात करते हैं और अच्छे दिन आने वाले की बात करते हैं। सारा तो हिंदुस्तान की भाषाओं में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कितना जो है अपने देश से प्यार है, लेकिन जब उनके रंग रूप और पहनावे ढाल चाल पे जब आते हैं तो पता चलता है कि चंद्रशेखर जी ये तो पूरे विदेशी हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं है। चश्मे से लेके, बूट से लेके, पेन से लेके सब कुछ जो है वो जो विदेशी है, स्वदेशी तो कुछ है ही नहीं है। तो देश की जनता को मैंने फिर कहा कि भटकाना, अटकाना और लटकाने का काम अगर कोई करता है तो ये भाजपा करती है और देश के प्रधानमंत्री करती है। ठीक है योगेश कौशिक जी, क्या लगता है कि कैसे जनता की चिंताओं का समाधान होगा, क्योंकि हर सरकार जिम्मेदार होने का दावा करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार पूरा समाधान किसी समस्या का कर सकती है, लेकिन मेरा मानना और कहना ये बिल्कुल सच है कि जो क्वेश्चन पेपर आप खुद अपने लिए सेट करते हैं, उस क्वेश्चन पेपर का जवाब ना दे के आप अगला नया क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं। कभी पोस्ट स्मार्ट सिटी की बात शुरू कर दी आपने, ठीक है, और जो ये बातें कर रहे हैं इन रूटीन, अगर ये जो भी ये बातें कर रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, इसमें शर्म की बात है या गर्व की बात है? आप सोच के देखो, अपने 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है, वो कमा नहीं पा रहे हैं। ये आपका हाल है। और जो विदेश नीति की जो बात कर रहे थे, विदेश में मैं 10 चक्कर लगाता हूँ साल के अंदर कम से कम। मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो हिंदुस्तान पे उन्होंने पढ़ने लायक थोड़ा नहीं है। वहाँ पे भी जाके देखता हूँ तो कौन सा इन्हें VIP ट्रीटमेंट मिलता है। अभी मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात की और आखिरी नतीजा ये निकला कि हमारे 5 स्टेट के बच्चे ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उत्तर प्रदेश की है। ये इनकी अचीवमेंट है। ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को और अपने पैसे के दम पे इवेंट मैनेज करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, पूरे देश का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इलेक्शन जहाँ होगा वो पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन जहाँ काम की बात होगी वहाँ कोई बात नहीं करेंगे। काम की बात, मन की बात करेंगे। आज तक अगर इनमें इतना दम है और इन्होंने कुछ किया होता या विदेश से कुछ करके आते ये, तो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पूरी जनता को बताते, पूरे देश को बताते कि मैं इस काम के लिए गया था और ये काम करके आया हूँ, ना कि ये कि मैंने हाथ हिलाया, फोटो ट्रंप के साथ घूमा मैं और मैंने ये किया। बाइडेन साहब तो इस तरफ देख भी नहीं रहे थे। एक आप इनकी फोटो देख लीजिए, कोई इनको कहीं पे भी इनका लेवल क्या है ये आपको पता लगेगा। विदेशी अगर आसार पड़ेंगे तब हिंदुस्तान के अंदर पूरा इन्होंने मीडिया खरीद रखा है। जो मर्जी चाहे इसमें बुलवाते हैं, जो मर्जी चाहे करवाते हैं। अभी बच्चों की बात कर रहे थे, उन्हीं बच्चियों को, जिन बच्चियों ने इनका सम्मान बढ़ाया, पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, और जब वो जीत के आई तो उनको अपने घर पे बुला के चाय पिलाई और उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है उसी टाइम। उसके बाद उन्होंने बोला कि मंत्री से बात कीजिए। मंत्री से बात की तो उन्होंने गुंडों की धमकियां आने लग गई।
क्या इनकी परेशानी है कि गुंडे को अपनी बगल में बिठाते हैं, पार्लियामेंट में बुलाते हैं और उन बच्चियों पे लाठियां चलवाते हैं? क्या परेशानियां हैं इनकी? क्या दिक्कत है इनको गुंडे से? वो सरेआम गुंडा है, उससे वो क्रिमिनल, उससे एक भी क्रिमिनल मुकदमे 50 है, उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं करा सकते। ये क्या मजबूरियां हैं? ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। चाहे कह के शोर मचाते हैं ना, से कोई मजबूत नहीं होता है, सबसे कमजोर है। एक गुंडे से डरते हैं ये, और इनमें दम था तो और लोगों को इन्वाइट करते, आम जनता को इन्वाइट करते, क्यों बैरिकेड लगाते हैं? इस तरह वो अपनी फोटो खिंचवाते हैं, अपना इवेंट रिलीज करते हैं, और इस इवेंट में किसी को नहीं चाहते। बहुत सारे सवाल आपने कर दिए, जवाब तो लीजिए इनका। योगेश जी इनका जवाब तो लीजिए, बहुत सारे सवाल आपने कर दिए। कुछ देश के लिए करेंगे, देश को डुबा दिया इन्होंने, देश को 50 साल पीछे धकेल चुके हैं। अगर ये अगली बार फिर से आगे तो देश को बंधक बना के छोड़ देंगे, काम कुछ नहीं करना है इन्होंने। अभी भी देश बंधक बना हुआ है आधे से ज्यादा। कहने के लिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो गई है। सबके सामने सारी चीजें, बोल कोई नहीं रहा है, करते हैं लोग। खेमचंद शर्मा जी, देखिए योगेश जी लग रहा है कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, या तो केजरीवाल का प्रभाव इन पर पड़ गया है। आज देश बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है, पूरा विश्व इसको मार रहा है। और पूरी विश्व की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां वो कह रही है इंडिया इज ओनली द ब्राइट स्पॉट। जिस समय हर जगह मंदी का दौर है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बैंकरप्ट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी की हालत खराब है, उस समय जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसे सहन नहीं। आज हमारी सेनाएं ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है तो इनको सहन नहीं होता। आज हमारे युवाएं वी कैन डू, वी विल डू, और हम कर सकते हैं, ये जो भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं इनको सहन नहीं होता। आज हम स्वदेशी पार्लियामेंट में जाते हैं इनको सहन नहीं होता। आज सेंगोल की पुनर्स्थापना होती है इनको सहन नहीं होता। वो साधु संतों ने बोला है, कितना झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, तो शर्म नहीं आती, अलग अलग बातें करते हैं। अरे चाइना वो है जिसने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन हड़पी, वो कांग्रेस के राज में, हमारे राज में नहीं 1 इंच नहीं दिए, उसके दांत खट्टे किए हैं। आज वो परेशान है क्योंकि भारत झुक क्यों नहीं रहा है। एक समय वो था कि चाइना घुरकी देता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद हमारे प्रदेश अरुणाचल में नहीं जाते, लद्दाख में नहीं जाते थे। चाइना ने घुरकी दे दी, अरुणाचल हमारा हिस्सा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर कैसे वहां जा सकता है, नहीं जाते थे। मनमोहन सिंह जी कैंसिल कर देते थे। जाते हैं, धक्के की चोट पे जाते हैं, ना सिर्फ प्रदेश में जाते हैं बल्कि बॉर्डर के गांव में जाते हैं जी। ये नया भारत है। इस नए भारत में राजनीति करनी है तो आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, आपकी नकारात्मकता नहीं चलेगी। इसीलिए आप धरातल में जाते जा रहे हो, जाएंगे आने वाले समय में आप कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। यदा कदा आप 1-2 राज्यों में जीते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने आप टिक पाएंगे। जब तक आप पंचायत सकारात्मक नहीं रहेंगे, नहीं टिक पाएंगे। लोकल राजनीति अलग है, प्रदेशों की अलग है। देश की बात आएगी तो जनता जो है मोदी जी के साथ खड़ी नहीं। ये दरअसल ये अपना जो अनुभव बता रहे हैं, तो ये कहीं कांग्रेस के व्यक्ति थोड़ी है, कुछ जो घटा होगा वही बता रहे हैं और उसी पर जवाब मांग रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनकर बात नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नई पार्लियामेंट पे आपको पब्लिक को इनवाइट करना चाहिए था। क्या ये फिजिबल है? क्या फिजिबल है? वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे योगेश जी। करके इनका अंधभक्त बन जाऊंगा, ये तो भक्त पैदा करना चाहते हैं। इंसान तो चाहिए ही नहीं इन्हें। मैंने भी कभी वोट दिया, मेरे पापा ने भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम इनकी गुलाम थोड़ा हो गए अगर हम इनके वोटर थे तो? उन बच्चों का कि आपने जिसको वोट दिया उसने देश को आगे बढ़ाया, अनुमान शान बढ़ाई है। आज पूरे विश्व भारत का डंका बज रहा है। आपको शर्म महसूस नहीं होगी? अगर कहने के लिए आप जाने स्वदेशी नहीं विदेशी है। पापा अब देश को बातें चलाएंगे आके, पार्लियामेंट के अंदर बातें बुलाते हो आप, वो पार्लियामेंट चलाएंगे और अपोजिशन को रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पे आप ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हो, और आप लोगों ने हमारे सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बना दिया।
जो धर्म का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, राजधर्म का प्रतीक है, उसको आपने वॉकिंग स्टिक बना दिया और अब आप साधु संतों पे टिप्पणी कर रहे हो। साधु संत पहले भी राज चलाते हैं, आज भी चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आप इस तरीके से अभद्र टिप्पणी ना करें, बर्बादी हो रही है। स्वदेशी की बात करने वाले सारे विदेशी चीज अपनाते हैं और उसके बाद ढोंग अपनाते हैं कि हम स्वदेशी हैं। देश के प्रधानमंत्री एक चीज बता दीजिए जो स्वदेश का पहनते हो, बसपा से लेके दूसरे। अरे आप तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं। आज आईफोन भारत में बन रहा है और करोड़ों रुपए का आईफोन एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अनगल बातें कर रहे हैं और आपको हमसे ज्यादा पता है कि मोदी जी कौन सा कुर्ता पहनते हैं, कौन सा चश्मा पहनते हैं, कौन से जूते पहनते हैं। अरे कहाँ से, कौन सी वर्चस्व यूनिवर्सिटी से आपने ये सब डाटा लिया हुआ है? आप राहुल गांधी की वर्चस्व यूनिवर्सिटी छोड़ो, आप पे लोग हंसेंगे। हम स्वदेशी को प्रमोट करने वाले हैं, स्वदेशी को अपनाने वाले हैं, स्वदेशी के साथ आगे जाने वाले हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बोगस लोग हैं, जो कहते कुछ है दिखाते कुछ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत की परंपराओं के आधार पे आगे बढ़ते हैं। देश जनता का हाल क्या जाने के, जो 8,000 करोड़ की प्लेन पे चलता हूँ, क्या जाने देश की जनता का हाल। कल जिस तरह से महिलाओं को, जिस तरह से देश की शान जो हमारी महिलाएं थे उनको किस तरह से घटित किया लेके गया, ये सब चैनल दिखा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे हाथ जोड़े और फोटो में कोई आ जाए तो उसमें बगल हो जाओ, बगल हो जाओ, बगल हो जाओ, भाई हमको फोटो आने दो हमारा। वो फोटो में देखते और देश की महिलाओं को जिसने देश का मान सम्मान किया और उन महिलाओं को जिससे देश के प्रधानमंत्री खुद मिले, रूबरू हुए और ये कहे, उनसे कहे कि अरे दिनेश, मैं तुम तो मेरे घर की हो, तुमको जानता हूँ। क्या देश के प्रधानमंत्री की घर की महिलाओं का इस तरह से इज्जत होता है क्या? मान सम्मान इस तरह से होता है क्या? ये तो जवाब दीजिए। खेमचंद जी, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात कर सकते हैं, सकारात्मक बात बिल्कुल नहीं कर सकते। ये खिचड़ी पका सकते हैं। बात यहाँ पे आज इकोनॉमी की चल रही है तो ये लेके जाएंगे फार्मर्स पे, अगर फार्मर्स की चल रही होगी तो ये लेके जाएंगे बॉर्डर पे, अगर बॉर्डर की चल रही होगी। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो देश की महिलाओं के न्याय की बात कर रहा हूँ। जो आज के आपके जो मंत्री निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ। ये तो यही हाल हो गया है, चोर मचाए शोर, एक तो करो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास गलत आरोप लगा रहे हैं क्या? आरोप वो तथ्यहीन आरोप है क्या? वो तथ्यहीन आरोप है क्या? आपने छानबीन की क्या? देश की कौन महिला है इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। जिसको ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मेरे एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए ताकि सुनने में आएगा। आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज करोड़ों लोगों के घर में नल से पानी जा रहा है, वो सम्मान के साथ जी रहे हैं। हर गाँव में गाँव को कनेक्ट करने का काम हमने किया है। योगेश जी, देखिए वो सरकार तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये मानती है कि देखिए उन्होंने बहुत काम किया है। ये तो कहते ही हैं, इनको कौन रोक सकता है? इनका काम है कहना। सामने क्या नजर आता है? इन्होंने सिलेंडर बांटे थे ना, कितने में सिलेंडर पता करो जरा। ये जो कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को खाना देते हैं, ये क्या अपने घर से बीजेपी क्या अपने पैसे से दे रही है? बीजेपी ने तो अपने पैसे से 500 दफ्तर बना दिए, हजार करोड़ के। आप पता करा लीजिएगा, जब ये सरकार जाएगी ना तब इनको पता लगेगा। ये सारा का सारा पैसा टैक्स पेयर की जेब से जाता है और इसका कानून कांग्रेस बना के गई थी। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाब 24 में देना होगा। योगेश जी, भरत सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो 9 साल का एक ढिंडोरा पीट रहा है सत्ता पक्ष, ये विपक्ष कह रहा है, अब ऐसे में 24 में जवाब देना होगा कि वाकई में उपलब्धियां जनता तक पहुंची हैं या नहीं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।